अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मेरे कप्तान को एहतजाज, मज़ाहमत और सड़कों की सियासत करते हुए 1 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक उनकी झोली इलेक्शन की मुराद से खाली है। अदम एतमाद के बाद मेरे कप्तान ने सिस्टम से बाहर निकलकर इस सिस्टम को गिराने की कोशिश शुरू की तो उनके एहतजाज का 1 पॉइंट एजेंडा था कि फौरी इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ। इस एक मुतालबे के लिए मेरे कप्तान ने कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए, 2 लॉन्ग मार्च किए, जेल भरो तहरीक शुरू की, यहां तक के अपनी 2 असेंबलियां खुद ही तहलील कर दी, लेकिन उनको आज की तारीख तक इलेक्शन नहीं मिल सका। इस पूरे अरसे में सबसे बड़ा रिलीफ मेरे कप्तान को उस वक्त मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को हुक्म जारी कर दिया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले पर अमल करते हुए पंजाब में पोलिंग के लिए 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर करके शेड्यूल जारी किया था, लेकिन वजारत दिफा और खजाना की तरफ से सिक्योरिटी और फंड फराहम करने से माजरत की गई। इलेक्शन कमीशन ने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद 2 दिन पहले इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान करते हुए 8 अक्टूबर की तारीख दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की तरफ से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इलेक्शन कमीशन से ताउन करने का। यह दरख्वास्त अभी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। इस सारी सूरत हाल पर मेरे 8 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, इलेक्शन की ख्वाहिश में मेरे कप्तान को वाहिद रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिला, लेकिन उन्हें वापस सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया। क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का इंतखाब मुलतवी करने का फैसला खत्म कर देगी? सवाल नंबर 2, मेरे कप्तान के अलावा सिस्टम के बाकी सारे स्टेक होल्डर्स इलेक्शन मुलतवी करने पर तुले हैं। ऐसे में कानूनी कार्रवाई की अहमियत अपनी जगह, लेकिन क्या मेरे कप्तान को दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर बातचीत नहीं करनी चाहिए? सवाल नंबर 3, अगर एस्टैब्लिशमेंट समेत तमाम फरीकैन ने इलेक्शन ताखीर से कराने का तहैया किया हुआ है तो क्या इस सूरत हाल का कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा? सवाल नंबर 4, इलेक्शन के इल्तवा का केस दोबारा अदालत में जाने के बाद हुकूमत के पास अपने दिफा में कौन सी ठोस दलील है? सवाल नंबर 5, शेख रशीद ने कहा है कि निगरान हुकूमत 90 दिन बाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। क्या ये राय कानून के मुताबिक है या शेख साहब की ख्वाहिश है? सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान ने गुज़िश्ता 1 बरस में तकरीबन हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। क्या मेरे कप्तान को अपनी पॉलिसी बदलने की जरूरत है? सवाल नंबर 7, आज मेरे कप्तान का मीनार पाकिस्तान पर जलसा हो रहा है। निगरान हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के काफी कारकुन गिरफ्तार किए हैं और रास्तों पर रुकावटें खड़ी की हैं। क्या निगरान हुकूमत के पास इन इक़दामात का मैंडेट है? सवाल नंबर 8, चौधरी परवेज इलाही ने मेरे कप्तान को असेंबलियां तोड़ने के फैसले से रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे कप्तान नहीं माने। क्या अब मेरे कप्तान को समझ आ गई है कि किसका मशवरा मानना है और किसका नहीं मानना? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद सीनियर तज्जियाकार मुनीफ फारूक साहब, सीनियर तज्जियाकार अतर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और शो में हमारे साथ हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर अफनान उल्लाह खान साहब। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, सर सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी अपना इस मामले के ऊपर फैसला दे चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज फिर दरवाजा खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का और एक पिटीशन वहां पर फाइल की है, लेकिन सर जब पूरे स्टेक होल्डर्स जितने भी प्लेयर्स हैं इलेक्शन मुनक्किद कराने के लिए जब वो नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट किस तरह उनको कन्विंस करेगी, किस तरह कहेगी कि जनाब जाके इलेक्शन कराएं, हमें नहीं पता, आप जाए चाहे जो मर्जी एक्सक्यूज लेकर आए, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे? हाउ विल दैट बी पॉसिबल? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि मेरी एक पोजीशन इस हवाले से जो मैं समझता हूँ वो यही है, और अगर आप उसका केयरफुली इसको एनालाइज करें कि हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसके पास अपनी कोई एग्जीक्यूटिव फोर्स नहीं होती। वो फंड्स के लिए डिपेंडेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। वो अपने जो पर्सनल है या दीगर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए वो डिपेंडेंट है मुख्तलिफ इदारों के ऊपर। और इलेक्शन कमीशन ने जो अपना फैसला दिया, जब विड्रॉल किया उन्होंने उस नोटिफिकेशन का जिसमें इलेक्शन शेड्यूल 30 अप्रैल का था, तो उन्होंने रीजंस दी हैं अपनी तरफ से। अब जारी बात है वो रीजंस ऐसी नहीं है कि किसी एक अफसर ने आके बता दिया कि हम नहीं कर सकते तो वैसे ही होगा। ऑब्वियसली उनके पास कोजेंट रीजंस होंगी और पूरी ब्रीफिंग होगी जिसके अंदर जो कुछ बताया गया वो सब कुछ सामने था। जो हुकूमत के लिए एक वरीसम बात है या परेशान कौन बात है वो ये है कि जो लिएजॉन है गवर्नमेंट का और इलेक्शन कमीशन का वो जाहिर होता है। यानी दोपहर को राना सनाउल्लाह साहब जॉइंट सेशन में आते हैं और फरमाते हैं कि ये इकट्ठे इंतखाबात होने चाहिए और मुल्क बहरानी कैफियत में चला जाएगा। ठीक है,
वो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर डिबेट हो सकती है, उनको कंसिडर किया भी जा सकता है, लेकिन ऐसा होता है और शाम को इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नया नोटिफिकेशन आ जाता है। इससे एक बात जाहिर होती है कि या गवर्नमेंट को पता था कि इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है, या इलेक्शन कमीशन को ये इंतजार था कि गवर्नमेंट आज दोपहर को ज्वाइंट सेशन के अंदर ये करे और फिर इलेक्शन कमीशन उससे अनाउंस करे। तो गवर्नमेंट के लिए जो एक वरीसम बात है वो ये होगी अदालत के सामने। लेकिन ये जहन में रखिए कि इवन अदालत जो है, अदालत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट का है, उसका हुक्म अपनी जगह मौजूद है। बेशक वो 5 जज साहिबान का और वो जिस तरीके से अडॉप्ट किया गया उस पर बहुत तनकीद हुई और डिसेंटिंग नोट भी मौजूद है जज साहिबान के, लेकिन वो एक फैसला है और अपनी जगह मौजूद है। अगर तो हुकूमत ने वहां पर जाकर लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़ने का मकसद ये है कि आपने बताना है कि नहीं जी कम वोट में हम ये नहीं करवा सकते, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आएगी अपने सेक्रेटरी के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आएगी अपनी सेक्रेटरी के थ्रू, फिर शायद मिनिस्टर्स के जाने तक की होता है। मैं सिर्फ एक खाका आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। तो अगर हुकूमत ने ये ठान ली है या रियासत ने ये ठान ली है कि भाई इलेक्शन अभी नहीं होने और ये वाले इलेक्शन अभी नहीं हो सकते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट चाहे जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का हो या मोहतरम इफ्तिखार चौधरी साहब का हो, अपनी इम्प्लीमेंटेशन के लिए फैसलों की, फिर भी वो रियासत और उसके इदारों के ऊपर डिपेंडेंट है। लिहाजा ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो है वहां पर क्या पोजीशन अडॉप्ट करती है। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी बड़ा केयरफुली ट्रीट करना पड़ेगा, बिकॉज जितनी रीजनिंग दी गई इलेक्शन कमीशन को उसमें वजूहात तो अपनी जगह मौजूद होंगी। अफनानुल्लाह साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, लेकिन एक बात जो बड़ी वरीसम है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को बड़ी ऑड पोजीशन में जो है वो खड़ा कर दिया गया है। उनकी जानिब से एक ऑर्डर आता है और दोबारा उनके सामने अब ये सारा मामला दोबारा डिस्कस होगा कि जी असल हकीकत ये है कि जी नहीं होंगे इलेक्शन, आप सिर्फ आपके कहने से नहीं होंगे, इलेक्शन तब होंगे जब तमाम स्टेक होल्डर्स मानेंगे। और जारी बात है इसके अंदर मानने वाली जो बात है वो आप लोगों के ऊपर आ रही है। आपकी हुकूमत की जानिब से ना फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ना सिक्योरिटी दी जा रही है इलेक्शन कमीशन को, और लगता यह है कि एक सिनिस्टर प्लान है आप लोगों की जानिब से कि नहीं होने देने इलेक्शन, होंगे तो तब होंगे जब हम चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि हम इलेक्शन में ज़रूर जाना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर जो है वो मज़ीद और डिस्टेबिलिटी बढ़े। आपको मालूम है कि इस वक्त विफाक में हमारी हुकूमत है। अगर विफाक के अंदर हमारी हुकूमत होगी और इलेक्शन होंगे और अगर इमरान खान साहब हार गए तो वो ये कहेंगे कि देखें जी ये तो विफाक में बैठे हुए थे, इन्होंने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके जो है मुझे इलेक्शन हरा दिया। उससे फिर मज़ीद डिस्टेबिलिटी पैदा होगी। और आपको मालूम है कि 2008 में जो है KPK गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई थी काफ़ी कुछ महीने पहले इलेक्शन से, और फिर मोदी जब शहादत हुई तो फिर इलेक्शन आगे मजीद भी चले गए थे। तो ये लेकिन KPK का इलेक्शन जो है वो साथ ही हुआ था विफाक के इलेक्शन के साथ, तो इसकी प्रेसिडेंस भी ऑलरेडी मौजूद है इस मामले की। लेकिन अगर हमने इस सारे ये जो अभी पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी है इसकी अगर हमने जड़ पे जाना है तो इसकी जड़ वो 63A का गलत फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जो आइन के जो है वो बिल्कुल अगेंस्ट था, और जिसकी वजह से जो है फिर वो बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। पंजाब में डिस्टेबिलिटी आई, एक हुकूमत गई दूसरी आई, फिर उसके बाद जो है वो असेंबलियाँ डिसॉल्व हो गई। तो ये क्या कहते हैं बुनियादी वजह है। और देखें, ये बात तमाम लोगों को समझनी पड़ेगी कि ये नहीं हो सकता कि जब आपको सूट कर रहा हो तो आप कहें आइन बड़ा अच्छा है, आइन को फॉलो किया जाए, जब आपको सूट ना कर रहा हो तो आप कहें जी वोट पड़ेगा, वोट कास्ट होगा मगर काउंट नहीं होगा। जो है आप जो है वो पनामा की बेंच बना के अफनानुल्लाह साहब, क्या यही बात आप लोगों पे इम्प्लीमेंट नहीं होती कि जब कासिम सूरी साहब का फैसला आया था तब आप लोगों ने हमें बताया था कि जनाब आला अदलिया का एहतराम करना सीखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, जजेस की तस्वीरें लगा लगा के एहतजाज किया जा रहा है, उनके खिलाफ ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। उस वक्त तो आप लोगों ने हमें तमाम ये इस किस्म के लेक्चर्स दिए थे। आज जब आप लोगों को एक फैसला पसंद नहीं आता तो फिर आप कहते हैं कि जी सिस्टम हम चलने नहीं देंगे, आप जो मर्जी करते रहें, आप ऑर्डर्स दें, आप कुछ भी करें, हमने नहीं चलने देना, इलेक्शन तब होंगे जब। देखिए, अगर आपने मजीद इसके अंदर पीछे जाना है तो हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशरी है उसकी जो हुई थी उसके अंदर हमारी जो बड़ी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बड़ी कुर्बानियां थी। हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की थी, लेकिन जो है वो जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा एक दिन कि जी मुझे खोसा साहब ने कहा कि तुम कहाँ बाहर घूम रहे हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा मसला हल कर देता हूँ। जब जहाँ पे ऐसे मामला होंगे, व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो JIT बनेगी,
फिर एक पार्टी को मलाइन किया जाएगा, तो फिर आप देखें ना, हम फिर भी चाहते थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 200 पेशियां भुगती, हालांकि वो ज्यादती थी, केस बनाया गया था उनके ऊपर, और उसकी जो है फिर वो वीडियोस भी बाद में बाहर आई। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुसलसल आप एक पार्टी को टारगेट करते जाएं, और आप जब आपको इमरान खान को सूट कर रहा है तो आप आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और जब इमरान खान को सूट कर रहा है तो आप आइन को करना शुरू कर दें। सर आपका पॉइंट समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। मेरा ये ख्याल है कि अभी भी मामला जो है वो सुलझाया जा सकता है, लेकिन ये अगर कोई समझना शुरू हो जाए कि उसकी दिल चाहेगा तो वो करेगा, ऐसा नहीं मानेंगे हम। अच्छा जी, अतर काज़मी साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है। दो चीजें मैंने जो है ना डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से मैंने निकाली है। एक तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही सियासी जमात को टारगेट करें, दूसरा ऐसा नहीं हो सकता कि जब आपका दिल करे तो फिर इलेक्शन हो या आपकी मनमानी से सिस्टम चले। ये दो तवीलें हैं। और इसके अलावा मतलब जिस तरह उन्होंने कहा जी हमें ही जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे हमारे लिए JIT व्हाट्सएप पे बन गई, और उसके बाद इमरान खान साहब को भी कह दिया गया आए हम आपके लिए जो है वो इस पिटीशन को पुटअप करते हैं। तो सर ये सारी तावीलों के बाद तो बेसिकली केस जो है जो सेनेटर साहब ने बनाया है वो ये है कि जनाब अदलिया ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। सर कितनी जस्टिफाइड है ये आर्गुमेंट? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस वक्त किसकी मर्जी चल रही है और हो रहा क्या है, किस पार्टी के साथ क्या हो रहा है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन लाहौर से लापता हो रहे हैं। अजहर मशवानी का अभी तक किसी को नहीं पता। और इसमें जो परेशान कुन चीज ये है मंसूर भाई कि बहुत सारे सीनियर सहाफी इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि जनाब उसने ये भी उगल दिया, वो अकाउंट भी चला रहा था, वो इदारों को टारगेट कर रहा था। भाई वो तो लापता है, आपको कौन बता रहे हैं? BBC रिपोर्ट कर रहा है कि वो लापता है, सहाफी हमें खबरें दे रहे हैं कि उससे ये चीजें निकल आई। तो ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। दूसरी बात, जहां तक इदारों को और अदल का भी जिक्र हुआ, अभी आप ये बताएं अतर भाई, ये बताएं किसने रिपोर्ट किया सर? ये मुख्तलिफ लोगों ने अपने व्लॉग्स में भी किए हैं, ट्वीट्स भी हुई हैं। मैं किसी का नाम नहीं, कोई एक शख्स नहीं, बहुत सारे आप वो पूरी आपको ट्वीट्स भाई नाम तो बताएं ना। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, वो यार उसके इतने तगड़े सोर्सेज हैं। नहीं वो ये आपको मैं बाद में नाम बता दूंगा, पर जो है ये आपको नजर आ जाए। अच्छा मैसेज कर दो, ये बात करें, पर मैं ये मैसेज कर दे, मैं इसमें देख ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि ये अजहर मशवानी इस वक्त भी लापता है क्या? वो इस जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा फिर जिस तरह वो रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं, क्या सिर्फ मरियम नवाज को ये हक हासिल है कि वो पंजाब में सियासी एक्टिविटी कर सकती हैं? क्या कुछ कर रही है अभी मोहसिन नकवी की इंतजामिया? दूसरी, जहां तक अदलिया की बात आई और अदलिया के खिलाफ मुहिम या टारगेट करने की बात आई, मैं चले नाम ले देता हूं। अभी आप चले जाएं मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया हेड है, उन मोहतरम के आप अकाउंट पे चले जाएं, वो जजेस की तस्वीरें लगा के जजेस की बेगमात को भी टारगेट कर रहे हैं। साथ मुस्लिम लीग नून का हेड अपने ऑफिशियल अकाउंट से, ठीक, आप जाके देख लें जो उनके ट्विटर अकाउंट से वो कर रहे हैं। आतिफ रऊफ साहब उनका नाम है, और बल्कि एक आपके समा में पहले काम करते थे लॉयर मुगीस साहब जो हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट की, जो खुद लॉयर हैं, पहले समा में प्रोग्राम भी करते थे। उन्होंने कहा कि कैसे कोई ये कर सकता है। तो जनाब ये तो यहाँ पे ऑफिशियली ये वो अकाउंट्स हैं जिनको मरियम फॉलो करती हैं, मरियम रीट्वीट करती हैं। वहां से ना सिर्फ जजेस की बेगमात को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या ये काबिल कबूल है? क्या ये इस तरह निजाम चलेगा? इसलिए कि आपने इलेक्शंस में नहीं जाना तो आपने जजेस को भी टारगेट करना है, आपने जनाब जजेस की बेगमात को भी टारगेट करना है। तो अनफॉर्चुनेट है, कोई भी करे ये कतन काबिल कबूल नहीं है। बात वही है कि जब आप आइन और कानून को नहीं मानेंगे, इलेक्शन से फरार इख्तियार करेंगे। आप इलेक्शन कमीशन को जिस इदारे ने जो तौजियात पेश की हैं, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जाके सुप्रीम कोर्ट को बता दे, और जो सेक्रेटरी फाइनेंस है, सेक्रेटरी दिफा है, या जो सेक्रेटरी जो दाखिला है, जो भी है, वो खत लिख के सुप्रीम कोर्ट को भेज दें। ये बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है ये अतर भाई, बड़ा एक कंसर्निंग पॉइंट आपने, चूंकि आपने कहा जजेस की बेगमात को जो भी टारगेट किया जा रहा है। मेरे ख्याल में क्या ये कल से नहीं कहानी शुरू हुई? ये जो शाहिद मेतला साहब का एक वो आया है, इंटरेक्शन आया है जनरल बाजवा के हवाले से, जिसमें उन्होंने कोट किया है कि जी चंद जजेस और उनकी बेगमात के हवाले से उन्होंने चंद डिटेल्स उसके अंदर लिखी हुई हैं। ये कहीं उसकी वजह से तो नहीं शुरू हुआ? आपकी क्या थिंकिंग है? देखिए, किसी चीज की वजह से भी हो, अगर कोई फैसला है और उसकी वजह से आप जजेस को टारगेट शुरू करना कर दें, और या फिर कोई सहाफी कोई बात कर दे और बाद में जनरल बाजवा कहें कि मैंने तो कोई इंटरव्यू नहीं दिया,
जनरल बाजवा तो कह रहे हैं मैंने तो कोई बात ही नहीं। तो मसला ये है ना कि इस तरह करके आप पहले ये इदारों के हवाले से एक जहन बना के बैठे हुए और आप इदारों को टारगेट कर रहे हैं। कोई भी किसी भी चीज के ऊपर क्यों टारगेट किया जाए उसको, किसी भी मोजिज शख्स को या किसी भी इदारे को। तो ये परेशान कुन चीज है कि इन लोगों को कौन टारगेट कर रहा है, किसके कहने के ऊपर कर रहा है, क्या वजह है कि ये सारी जो शख्सियात हैं इनको इस तरह टारगेट किया जा रहा है। मैं सॉरी वो देख रहा हूं कोई चीजें जो ये मेरे सामने जो आप पूछ रहे थे कि मुख्तलिफ जो अकाउंट्स वगैरह हैं जहां से ये चीजें चल रही हैं। चलें आप इतनी देर देखिए, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। मैं मुनीब भाई से जरा सवाल करना आप डॉक्टर साहब देना चाह रहे हैं? चीफ प्लीज गो हेड, दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखें जी, जिस तरह काजी फाइज ईसा और उनकी बेगम को टारगेट किया गया, हमने तो किसी जज को टारगेट इस तरह नहीं किया ना। हमने किसी मजिस्ट्रेट को धमकी नहीं दी। और ये जो कल इंटरव्यू आया है जनरल बाजवा का, उसकी वजह से क्या कहते हैं ये सारी जो बात कर रहे हैं अतर भाई, ये उसकी वजह से क्या कहते हैं ये सारी जो चल रहा है और सारे जो आ रहे हैं मामलात और उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पे, ये उसकी वजह से आ रहे हैं। और शाहिद मेतला जो है वो एक ऑनरेबल जर्नलिस्ट है, मैं उसकी बात पे ट्रस्ट करूंगा। वो ऐसे हवा में कहानी नहीं बनाएगा और कहानी ऐसे बनती भी नहीं। आप उसकी रिपोर्ट जाके पढ़ लें, वो जितनी डिटेल में जाके उसकी बता रहा है, वो उसके पीछे जनरल बाजवा ने खुद इंटरव्यू दिया और जब पहला आया था पार्ट तो उसको उन्होंने रिजेक्ट भी नहीं किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, वैसे इसमें मंसूर भाई मैं एक चीज ऐड कर दूं, छोटी सी चीज अगर मैं ऐड कर दूं। एक मिनट, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जरा गलत है यहाँ पे। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में आपने हामिद मीर साहब की ट्वीट देखी होगी जिसमें उन्होंने लिखा है कि जी जनरल बाजवा ने जब पहला पार्ट आया था तो उसको डिनाई नहीं किया था, उन्होंने किया था और मैंने ही वो डिनाइल अनाउंस भी किया था कि वो डिनाई कर रहे हैं कि मैंने किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तो ये बात गलत है। मेरे ख्याल में हामिद मीर साहब को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन उन्होंने पहले पार्ट पे भी डिनाइल दिया है, दूसरे पार्ट के ऊपर भी दिया है। लेकिन मैं मुनीब फारूक साहब से एक बात पूछना चाहूंगा। मुनीब साहब, इस इंटरव्यू को, अलेजिड इंटरव्यू को हम किस तरह लें? मैं एक सहाफी होने के नाते आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। एक आदमी कह रहा है मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, एक आदमी कह रहा है मैंने इंटरव्यू किया है। हाउ डू वी डिसाइड दिस? पहले तो मंसूर साहब, एक थोड़ी सी देखो, अतर काज़मी साहब मौजूद है और उनसे आपको पता है हम सबका ही बड़ा अच्छा ताल्लुक है। वो अक्सर गिला करते हैं मुझसे भी कि मैं उनसे सवाल नहीं करता, मैं उनसे तफ्तीश करता हूँ। आप भी उनसे सवाल नहीं कर रहे, आप उनसे तफ्तीश कर रहे हैं। तो वो एक मैंने कहा चले, वो एक उनका जो गिला होता है वो शायद आपको ना कहेंगे, खुसूसी मोहब्बत वो मेरे साथ करते हैं। मैंने कहा मैं उनकी तरफ से आपको भी ये गिला कर दूं कि आप भी उनकी तफ्तीश कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, अब बाजवा साहब ठीक है, मोहतरम है, लेकिन बाजवा साहब को मेरे ख्याल में वो जो मेतला साहब ने रिपोर्ट किया या जो भी उन्होंने लिखा है, जो भी उनका इंटरेक्शन था, इट इज नॉट अ मेड अप स्टोरी यार। एट द एंड ऑफ द डे हम सारे इतने, कोई भी तो इतना कौन ज़हन तो नहीं हो सकता ना कि ये पूरी कहानी उन्होंने कहीं बैठ के घर में उनको ख्वाब आया रात को और उन्होंने कहीं लिख डाली। मेतला साहब ने, ऐसा तो नहीं हो सकता। ही मस्ट हैव इंटरेक्टेड विद बाजवा साहब एट सम पॉइंट या किसी जगह पर, आई डोंट नो वेयर, बट ठीक है, दैट इज बाजवा साहब राइट। आज जनरल बाजवा साहब फरमा रहे हैं कि नहीं मेरा तो कोई इंटरेक्शन नहीं है और मैंने कोई इंटरव्यू दिया भी नहीं है। मुमकिन है उन्होंने इन कॉन्फिडेंस कोई मेतला साहब को बातें वैसे सामने कर दी हो, तो मेतला साहब ने उसको फिर शक्ल ये दे दिया और फिर बाजवा साहब हैड नो चॉइस बट टू डिनाई इट। जैसे आपने भी कहा, उनका डिनाइल पहली दफा ही आ गया था। बट एक मैं सिर्फ ये कहूं कि जो उस तमाम इंटरेक्शन के अंदर से निकलती हुई या ऊज आउट होती हुई बदबू है, ताफुन है उस वक्त के सियासी हालात का, वो उससे ये जाहिर होता है कि ये कितनी स्कीम के तहत और कितने खास हालात क्रिएट करके एक चीज को बनाया गया और फिर एक पूरे टाइम को चलाया गया। बदकिस्मती से, जैसे मैं कहता हूं कि इफ्तिखार चौधरी साहब बतौर चीफ जस्टिस, उनका दौर बहुत हमारी अदलिया के लिए डैमेजिंग था। जनाब साकिब निसार साहब का दौर हमारी अदलिया के लिए बहुत डैमेजिंग। मैं खोसा साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता था, उनके आर्टिकल्स भी पढ़ता था, लेकिन बाद में जो बातें मुझे पता लगी मुझे अफसोस हुआ। इसी तरह मैं समझता हूं कि बाजवा साहब ने भी कोई अच्छी लेगेसी अपने इदारे के लिए नहीं छोड़ी। उन्होंने 6 साल पाकिस्तान की फौज के वो सरबराह रहे, लेकिन जब वो पार्टिंग वेज तो वो खुद फरमा गए कि फौज के अंदर जब वो भी कमांड कर रहे थे तो एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल था। लिहाजा हिस्ट्री तो उन्हें अच्छी तौर पर जज नहीं करेगी और हिस्ट्री उनके खिलाफ बहुत सारी बातें करेंगी। मैं यही कहूंगा कि ठीक है, उनका डिनाइल आ गया। बीइंग अ जर्नलिस्ट वी हैव टू एयर द फैक्ट दैट ही हैज डिनाइड एवरीथिंग दैट इज रिप्रोड्यूस्ड इन दैट इंटरव्यू और और नरेशन, बट
ये बात थोड़ी सी लॉजिक को अपील नहीं करती कि ये सिरे से बात मेड अप है और कोई मेतला साहब ने आज तक उनकी शक्ल भी नहीं देखी और उन्होंने मेतला साहब को आज तक जिंदगी में कुछ बताया ही। अच्छा, मैं ये बातें थोड़ी सी मुनीब साहब लॉजिकली दिमाग के अंदर सिंक इन। आपको बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ ना मुनीब भाई, वो मेरी जो सोर्सेज से मेरी जो बात हुई है ना, वो ये कह रहे हैं कि जी मेतला साहब के साथ मीटिंग हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। मीटिंग कहां हुई है इसमें तजाद है। मेतला साहब कहीं और बता रहे हैं मीटिंग हुई है, मीटिंग एक्चुअली कहीं और हुई थी। बिल्कुल मीटिंग हुई है। अच्छा, लेकिन जो मीटिंग हुई है उसमें कौन सी बातें जो थी वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, कौन सी बातें ऑन द रिकॉर्ड थी, जितनी डिटेल से सारी डिस्कशन जो है वो जारी है, डेट बाय डेट अगर आप नोट करें। और आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि ये जब तक कोई रिकॉर्डिंग ना हो तब तक इतनी डिटेल, माइन्यूट डिटेल्स जो है वो सामने नहीं आ सकती। अब सवाल यहां पे ये आ रहा है कि क्या वो रिकॉर्डिंग ऑन द रिकॉर्ड थी, बाजवा साहब के इल्म में लाके थी, या एक्चुअली कोई उनसे मिलने गया हुआ था और फोन वहां पे रख के रिकॉर्डिंग कर रहा था और बाद में उसी को शख्स ने इंटरव्यू या एक आर्टिकल की शक्ल दे दी। सवाल यह है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, के बाद आई कम बैक टू माय जर्नलिस्ट फ्रेंड्स वंस अगेन एंड आस्क देम कि क्या अगर इस तरह कोई रिपोर्ट किया जाए तो क्या वो एथिक्स के अंदर आता है या वो एक अनएथिकल चीज होती है। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे जनरल बाजवा का जो इंटरव्यू है उसकी वजह से उसका रोल ओवर इफेक्ट जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गया है। अभी अतर काज़मी साहब फरमा रहे थे कि जनाब देखें लोग जो हैं वो जजेस के हवाले से ट्वीट्स कर रहे हैं, उनकी बेगमात को, फैमिली को लेकर जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं। अतर काज़मी साहब, मैं एक साफ़ी होने के नाते मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अगर किसी की कोई खुफिया रिकॉर्डिंग की जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें हुई होगी, मैं सिर्फ एक एलिजिडली एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर इस तरह हुआ हो और उसके बाद उसको एक इंटरव्यू की शक्ल दे के छाप दिया जाए तो क्या सर ये एथिकल होगा या नॉन एथिकल कहलाएगा? देखिए, इसमें क्लियरली कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड अगर आपके साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है तो वो आप उसको उस तरीके से शेयर नहीं कर सकते। अगर आपके साथ इन कॉन्फिडेंस किसी ने कोई बात की है, बेशक उसमें जितनी बड़ी खबर हो उसमें आपको जर्नलिस्टिक सर्टन एथिक्स हैं उसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ जो हमें पढ़ाई गई यूनिवर्सिटी लेवल तक भी और BBC में भी, एक चीज़ होती है पब्लिक इंटरेस्ट, और ये मुख्तलिफ, जो मुनीब साहब यहाँ लॉयर हैं, वहाँ पे ये एक डिफेंस में भी यूज़ होता है मुख्तलिफ जगहों पे। कहीं पे कोई ऐसी चीज़ आपके हाथ में आ जाए जिससे पब्लिक का मुफाद वाबस्ता हो तो वो एक एज ए डिफेंस आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस किस्म की चीज़ें सामने आई हैं, मेरे ख्याल में इसमें उसने ये कहा, उसने वो कहा, तो वो तो अगर किसी ने आपसे इन कॉन्फिडेंस कोई चीज़ बात की है तो मेरा नहीं ख्याल कि एथिकली आपको वो शेयर करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जनरल बाजवा साहब को भी अगर वो किसी से बात करते हैं, मेरे ख्याल में उनको खुद भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। क्या जरूरत है हर किसी से बात करने? यकीन कीजिए, एक साल आप किसी से बात नहीं करेंगे, ये स्टोरीज वैसे ही खत्म हो जाएंगी। तो वो भी, उनको भी थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए अगर वो करते हैं तो। नहीं, वो करते तो हैं सर, जिसकी वजह से इस वक्त ये सब कुछ हो रहा है ना। जी 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 जी, गो अहेड प्लीज। मैं देखिए, इसमें एक बात और भी हमें जरूर जो है वो उसको सामने रखना चाहिए, वो ये है कि क्या शायद मेतला साहब ने कभी माजी में कोई ऐसी चीज की है जो जर्नलिस्टिक एथिक्स से बाहर है। मतलब मेरी जितनी मेमोरी है उसमें नहीं है, अगर आप लोगों को मालूम है आप जरूर बताएं। और दूसरा बात हमें यह भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जनरल बाजवा का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या पहले उन्होंने कभी इस तरह की बातें की हैं या नहीं की। जनरल बाजवा का सर ट्रैक रिकॉर्ड तो आप बताएं ना, मतलब शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो बहुत कुछ उसके अंदर भी लिखा हुआ है, तो आप बताइए उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? देखिए, मैं ये जरूर कहूंगा कि जनरल बाजवा साहब के बारे में बहुत सारे लोगों ने ये बात इस तरह की कही है कि वो जो है वो बातों को घुमा देते हैं और वो जो एक्चुअल बात होती है उसको मतलब वो उसको डिनाई कर देते हैं। ये बात तो बहुत दफा ये कहते हैं, पहले भी लोग कह चुके हैं जो उनको जानते हैं। मेरे तक इस तरह बहुत तो वो इसमें डॉक्टर साहब ये जो लिखा हुआ है। जी जी, बोलिए प्लीज बोलिए। देखिए, मैं शायद मेतला को बहुत अरसे से जानता हूं और मैं उसकी जो है वो रिपोर्टिंग को काफी कहते हैं वेट देता हूं। तो वो जो भी बात करेगा तो मैं जरूर उसको वेट जरूर दूंगा, चाहे वो कोई भी बात हो। तो उसमें अगर जनरल बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि मैंने शहबाज शरीफ को डांटा कि तुमने अपने बेटे को वजीर आला क्यों लगा दिया, तो फिर मेरे ख्याल में जनरल बाजवा सही बात कह रहे हैं ना।
मैं ये कह रहा हूँ, मैंने देखें आप उस रिपोर्ट को तो डिनाई नहीं कर सकते ना। अगर वो ये रिपोर्ट कर रहा है तो उसकी हो सकता है कहते उन्होंने कहा, ये तो रिपोर्टर की तो यही बात है ना, ये कहते अभी हकीकत में हुआ है कि नहीं हुआ ये एक और बात है। ये उनका वर्जन है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुनीब साहब, ये सारी सूरत हाल, ये जो वैसे अगर हम इसको फिर इसी तरह ले लेते हैं जिस तरह मेतला साहब ने इसको रिपोर्ट किया है, तो सर इसमें तो बहुत से लोग बेनकाब हो रहे हैं। मतलब मेरा ख्याल में तो शायद कोई भी जो बड़ा स्टेक होल्डर है वो कोई भी नहीं बचता है इस सारे मामले के अंदर, चाहे वो पीटीआई हो, नून लीग हो या और बड़े बड़े नाम हो, कोई भी नहीं बच रहा है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए, इससे ये बात जाहिर होती है कि पीडीएम की हुकूमत आने के बाद जो मामलात हालात रहे, कुछ बातें तो मंसूर साहब आपको पता है फिर एविडेंट हो ही गई। अभी इमरान खान साहब हुकूमत से जब निकले थे और वो उन्होंने 25 मई की एक डेट दी थी, तो उन दिनों अगर आप अपने नोट्स को रिविजिट करें तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि उस वक्त उन दिनों में क्या हो रहा था। और ये बात फैक्ट है, और ये बात कम से कम मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो जो मेतला साहब ने किया ये एक्चुअली हो चुका था कि पीडीएम की हुकूमत इस नहज पर आ गई थी कि वो इलेक्शंस में जा रही थी, और शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी वो लिखी जा रही थी और उस तकरीर के अंदर से पॉइंट्स ऐड करवाए जा रहे थे। ये बात आपको भी पता होगी, हम सबको पता है कि ये तो बात डिसाइड हो गई थी। हाँ, फिर इमरान खान साहब ने जब ये जो डेडलाइन और ये चीजें और इस तरफ वो चल पड़े, तो फिर ऑब्वियसली एक वो उस वक्त पीडीएम की हुकूमत थी जमाते हैं कि उन्होंने ये सोच लिया था कि भाई नहीं, अगर इमरान खान के हम ड्रावे में आके अगर हम ये करेंगे तो फिर तो हम अपनी सियासी कब्र खोद लेंगे। सियासी कब्र तो अगर देखा जाए उस हिसाब से तो वैसे ही खुद ही पड़ी है कि अवाम को शहबाज शरीफ साहब की तर्ज हुक्मरानी पे लोग हजार सवाल करें, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि वो डिलीवर करने पे यकीन रखते हैं या एक मेहनती इंसान है, चाहते हैं कि अवाम को रिलीफ मिले, अच्छी नीयत से कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब डॉक्टर खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद साबिक डीजी एफआईए बशीर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जिन्होंने एक नया इंकशाफ किया है इमरान खान साहब के हवाले से कि वो एक कारोबारी शख्सियत को फिक्स करना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि इनको वादा माफ गवाह बनाया जाए मरियम नवाज, और लेकिन ये हो ना सका। माजरा है क्या, जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, आजकल के हालात में इमरान खान साहब का एक एतराज़ ये है कि उनके पार्टी के कारकुनों को उठाया जा रहा है, लोगों पे जुल्म व तशद्दुद किया जा रहा है और उनसे बयानात दिलवाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन एक कहानी सामने ऐसी आई है जिसमें इमरान खान साहब के अपने दौर के अंदर कुछ ऐसे शवाहिद सामने आते हैं जिसमें शायद इमरान खान साहब भी कुछ ऐसा ही रवैया चाहते थे। साबिक डीजी एफआईए बशीर मेमन साहब ने चंद इंकशाफात किए हैं और उनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और बिजनेसमैन उनके हवाले से, नासिर जंजुआ जिनका नाम है, उनके हवाले से इमरान खान साहब चाहते थे कि उनको भी जो है किसी तरह मनवाया जाए, हर तरीके से फिक्स किया जाए ताकि वो भी वादा माफ गवाह किसी तरह बन सकें मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, मरियम नवाज के खिलाफ। बशीर मेमन साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। बशीर मेमन साहब, द न्यूज़ के अंदर आज मुर्तज़ा अली शाह की एक खबर सामने आई है कि बिजनेसमैन और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर जंजुआ को अप्रूवर बनाने का टास्क जो है वो आपको दिया गया था। सर, ये स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड क्या है इसका? खान साहब इसको मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ अप्रूवर बनाने का बड़ा शौक था। ये किसी तरीके से कह दें कि जज साहब को जो टेरराइज किया वो इसी ने किया, वीडियो भी इसी के पास ही, सब कुछ इसी का। जैसे कि नासिर भट्ट साहब जो थे वो तो जा चुके थे लंदन और वो डुअल नेशनल थे, ये खुद ब खुद चला गया। हालांकि वो केस ऐसा नहीं था जिसमें पकड़ते। अब जाहिर है एक शरीफ सा आदमी है, वो जाकर उससे बेल करा लिया, उसकी बेल कैंसिल हो गई तो हमें उसको कस्टडी में लेना पड़ गया। अच्छा, खान साहब के ख्याल में ये बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीब है और नवाज शरीफ साहब का ये फाइनेंसर है। इनको पकड़ने से आई डोंट नो क्या हासिल करना। नहीं तो बशीर मेमन साहब, नासिर जंजुआ से फिर उसके बाद तफ्तीश की गई, उनको छोड़ दिया गया। छोड़ा क्यों गया था उनको, और उनके छोड़ने के ऊपर उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान साहब का क्या रिएक्शन था? गुस्सा था, नाराजगी थी, क्या रिएक्शन था उनका? मैंने आपको अर्ज किया ना कि इनको तो पकड़ना ही नहीं था हमने। ये तो चूंकि कई कारोबारी आदमी है और ये चले गए, उन्होंने बेल करा ली, प्री अरेस्ट बेल करा ली, प्री अरेस्ट बेल कैंसिल हो गई। अब वो कैंसिल हुई है, मुझे पता नहीं है चूंकि। तो मैंने उसको
इनको हमें लेना पड़ गया कस्टडी में लिया और फिर हमने इनको छोड़ दिया। जब हम छोड़ने के लिए जज के पास गए थे तो जज साहबा चली गई थी वहां से। जज साहबा डर की वजह से चली गई थी कि जी इसको छोड़, मैं तो नहीं छोड़ सकती। वही 169 में हम जब छोड़ रहे, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी छोड़ रही है, और छोड़ने के बाद जो तूफानी बदतमीजी कर पा गए थे वो शायद व्हाट्सएप के किसी उसमें पढ़ो मेरे पास जो मैसेज आया था आजम खान साहब का, वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, यानी प्राइम मिनिस्टर, मुझे इतना याद है कि प्राइम मिनिस्टर इज जंपिंग इन सीट, प्राइम मिनिस्टर इज जंपिंग इन सीट। ये क्या किया आपने? ये मेरे पास शायद कहीं ना कहीं व्हाट्सएप में सेव दो, मेरा टेलीफोन तो से मतलब ज़ाहिर चेंज हुआ, कहीं ना कहीं होगा जरूर ये मेरे पास, मैं ढूंढूंगा और किसी दिन आपको भिजवा दूंगा। प्राइम मिनिस्टर इज जंपिंग इन सीट बिकॉज Nasir Janjua has been released, the main and major witness against Mariam Nawaz and Nawaz Sharif. They both have been acquitted and all. मतलब और ये मेरे FIA वो उनका ये ख्याल में ये मेरा है, इसलिए मेरी हुकूमत है और मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का हूँ और मैं जो है वो बादशाह हूँ। तो बादशाह तो अल्लाह की जात होती है, प्राइम मिनिस्टर तो आते हैं और जाते हैं, ये तो इलेक्टेड लोग होते हैं। नहीं, लेकिन बशीर साहब ये बताइए, नासिर जंजुआ साहब थे, इनसे किसी किस्म का कोई बयान भी लिया गया था और क्या आपको ये कहा गया था कि इनके ऊपर कोई तशद्दुद भी किया जाए, इनको अप्रूवल के तौर पे इनको मनवाया जाए? मेरे ख्याल में वो तो चूंकि दूसरे लोग थे ना, ये तो जज साहब ने इसका नाम दिया हुआ था, एक FIR में इनका नाम था मेरे ख्याल में, मगर आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, जज साहब ने इनका नाम दिया था और ये खुद चले गए थे कोर्ट में बेल बिफोर अरेस्ट करवाने के, हालांकि उनको बेल बिफोर अरेस्ट करवाने की जरूरत ही नहीं थी, हम पकड़ ही नहीं रहे थे किसी को, हमने किसी को नहीं पकड़ा था। ये तो खुद गए थे कोर्ट में जाके, 3 लोग थे, प्रॉब्लम्स भी हुए और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए। मतलब ये तो अब तारीख का हिस्सा है कि एक शरीफ आदमी को सिर्फ इसलिए कि वो उन्होंने सोचा कि ये कमजोर आदमी है, डरपोक आदमी होगा, कारोबारी आदमी है, इसको नुकसान देंगे, इसको थोड़ा सा टॉर्चर करेगी, और उनका ये शौक था कि इसको किसी तरीके से इसको अडियाला भिजवाओ, मतलब या तो आप इससे कोई स्टेटमेंट ले लो मरियम नवाज साहिबा और पूरी सेंट्रल लीडरशिप जो है PMLN की, उनके लिए उनसे, या तो आप ले लो या तो इसको अडियाला भिजवाओ ताकि हम इससे बिल्कुल कन्फेशन करवा लेंगे। मैंने कहा बाबा बनता नहीं है, करे अडियाला क्यों भिजवाए किसी को? तो ये तो उसने खुद किया कि हमें ज़ाहिर रखना पड़ा उसको, 3-4 दिन बाद उसको हमने रिलीज कर दिया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप पूरी केस फाइल को पढ़ेंगे तो मियां नवाज शरीफ की बेगुनाही इस इन्वेस्टिगेशन से और इसके बारे में जो हमने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी जस्टिस खुसा को, उससे अगर गौर से पढ़ी जाए, एज अ पुलिस ऑफिसर मैं आपको बता रहा हूँ, तो मियां नवाज शरीफ बेगुनाह साबित होते हैं इनके इसी एक केस में कि किसने क्या किया, ब्लैकमेल किया, किसने किया, कैसे हुआ, तारीख ही बता देगी आपको, मतलब वन कैन ऑलवेज उस तरफ ले जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। पिछली हुकूमतों में क्या क्या कुछ होता रहा और बशीर मेमन साहब ने सारी तफसीलात मेरे ख्याल में आपके सामने रख दी हैं। बाकी फैसला आप खुद कीजिएगा कि क्या पहले नाइंसाफ़ी हो रही थी और क्या अब भी होती है या नहीं होती, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।